हाइब्रिड 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 जो चल रहा है, आप ऐसे समझो कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम खुद एक हाइब्रिड मॉडल भी जा रहा है और पेंशन की गारंटी भी पुराने तर्ज पर 50% प्लस डियरनेस अलाउंस किसी कंट्रीब्यूशन पे 50% पेंशन और उसके साथ डियरनेस अलाउंस की गारंटी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ भास्कर तिवारी। नवोदित भास्कर में आप सबका स्वागत। पुरानी पेंशन को लेकर के तमाम तरह की बातें हो चुकी हैं, कई बड़े आंदोलन हो चुके हैं, सत्ता पक्ष से लेकर के विपक्ष तक में सवाल जवाब बहुत कुछ हुआ है। लेकिन पुरानी पेंशन की बहाली आखिर हो क्यों नहीं पा रही और पुरानी पेंशन की बहाली में दिक्कत आ कहां रही, और इन सब के बीच पुरानी पेंशन का आखिर विकल्प क्या है, यानी कि हूबहू पुरानी पेंशन की बहाली से लेकर के पेंशन में संशोधन करके और क्या कुछ हासिल किया जा सकता है, और पेंशन को लेकर के जो तमाम तरह के और विकल्प तैयार किए गए, वो चाहे एनपीएस रही हो, यूपीएस रही हो, इसके अलावा राज्यों के द्वारा टैक्स भी आया, कई तरह की पेंशन प्रणालियां आई, लेकिन कोई टिक नहीं पा रहे, कोई सरकारी कर्मचारियों को संतुष्ट नहीं कर पा रही है। ऐसे में अब एक बार फिर से हाइब्रिड पुरानी पेंशन की चर्चा शुरू हो चुकी। हाइब्रिड पुरानी पेंशन का रूपरेखा क्या होगा, और दावा यह भी किया जा रहा है कि 2027 तक में ये हाइब्रिड पुरानी पेंशन सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू कर दी जाएगी। तो ऐसा क्या है हाइब्रिड पुरानी पेंशन में कि जिसके नाते से सरकारी कर्मचारियों की सभी मांगों को पूरा भी किया जा सकता है, 2027 में लागू भी करवाया जा सकता है, सरकारें इसके लिए तैयार भी हो सकती हैं। इन तमाम पहलुओं को जानने के लिए ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मनजीत सिंह पटेल हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये हाइब्रिड पुरानी पेंशन क्या है और ये 2027 तक कैसे लागू हो जाएगी, मेरा पहला सवाल आपसे यही। देखिए, नवोदित भास्कर के माध्यम से मैं पहले बताना चाहूंगा कि ये जो हाइब्रिड 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 जो चल रहा है, आप ऐसे समझो कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम खुद एक हाइब्रिड मॉडल। हाइब्रिड कैसे है? कंट्रीब्यूशन भी जा रहा है और पेंशन की गारंटी भी पुराने तर्ज पर 50% प्लस डियरनेस अलाउंस। तो ये हाइब्रिड मॉडल हो गया, ये ऑलरेडी एक हाइब्रिड मॉडल है। हम जो बात करते हैं पुरानी पेंशन की, उसका मतलब ये है कि 20 साल की नौकरी पूरी करने के बाद बिना किसी कंट्रीब्यूशन के 50% पेंशन और उसके साथ डियरनेस अलाउंस की गारंटी, ये पुरानी पेंशन है। अब देखिए, सरकार ने ये तो दे दिया, उसमें 2 पेच लगा दिए। 20 साल की जगह नौकरी कर दी 25 साल। दूसरा, जो कर्मचारी का जो अंशदान है, जो जीपीएफ के रूप में कर्मचारी को वापस मिल जाता था, वो छीनने की परंपरा बना दी, क्योंकि ये कहा कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम में हम छीन लेंगे। तो हालांकि उन्होंने कुछ लमसम अमाउंट के नाम से वापस करने की बात कही, लेकिन वो महज 15 से 20% करता है। यानी कि अगर आपके 100 रुपए है तो वो आपको 20 रुपए वापस देंगे, और 25 साल से ऊपर की नौकरी है तो 50% पेंशन तो ऑफिस के इक्विवेलेंट देंगे, लेकिन आपका हिस्सा 80% के आसपास वो आपसे ले जाएंगे। अब फिर वो ये कह रहे हैं कि अगर आप उसको लेना चाहते तो पेंशन कम करा लो। ये एक शर्त है बेसिकली। तो हम जिस हाइब्रिड मॉडल की बात कर रहे हैं वो ये है कि हम सरकार से ये कह रहे हैं कि आप हमें ऑप्शन मत दो, ऑप्शन तो हम देंगे ना आपको। हम विकल्प दे रहे हैं कि आपने 30, 32, 35 साल तक 14% के रूप में या 18.5% के रूप में या 10% के रूप में जो आपने कंट्रीब्यूट किया है, हम आपको एक ऑप्शन दे रहे हैं कि वो पैसा हम आपको अगर दे दें, आपका वाला हिस्सा हमें नहीं चाहिए, तो आप उसके बदले में हमको 50% पेंशन प्लस डियरनेस अलाउंस की गारंटी दो। ये हमारा हाइब्रिड मॉडल है। जब आपने कहा कि 25 साल की नौकरी इतने कार्पस को जुटा लेगी कि उससे ओपीएस दी जा सकती, तो इसका मतलब तो ये ऑटोमेटिकली साफ हो गया कि वो जो पैसा इकट्ठा हुआ, आपने 10 से बढ़ा के पहले 14 किया, 14 को बढ़ा करके 18.5 किया, तो इसका मतलब ये है कि वो कार्पस सफिशियंट है। और सफिशियंट हो या ना हो, आप कह रहे हो कि इकोनॉमिक बर्डन है इनको पेंशन देना, तो हम तो ये कह रहे हैं जो आपने एक टाइम डाला 18.5%, वो पैसा आपके पास तो जाता ही नहीं है, वो तो कर्मचारी या कंपनी के पास जाएगा ना। हम ये कह रहे हैं कि वो पैसा आप ही के पास वापस जाए, तो उससे तो आप पर बर्डन बढ़ने की बजाय बर्डन कम हो जाएगा। तो उसके एवज में हमको 50% पेंशन दे दो। भाई कोई बहुत बड़ा काम नहीं, हमने कैलकुलेशन से प्रूव किया है कि जो भी लोग 25-30 साल की नौकरी करते हैं, उनके पास अगर सरकार 18.5% वाले उस कार्पस को इकट्ठा किया जाए, तो कम से कम उसी पैसे से मिनिमम 16 ईयर्स के लिए तो ओपीएस के बराबर पेंशन दी जा सकती। जो लोग 16 साल के बाद भी जिंदा रहेंगे, उनके मामले में थोड़ा कंट्रीब्यूशन को बढ़ाना पड़ेगा या कार्पस को थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा।
लेकिन 16 साल बाद कितने लोग जिंदा रह जाते हैं बताइए आप। जो आदमी 60 साल में रिटायर होगा, और आप क्यों 60 साल पे रिटायर कर रहे हो? जब हमारी लॉन्गेटिविटी बढ़ गई है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है, हमारी हेल्थ कंडीशन पहले से बेटर हो गई है, तो आप हमें 65 साल तक लो ना सेवा में। हम जब एक्सपीरियंस है तो हमें 65 साल पर, वहां क्या होगा कि कर्मचारी ज्यादा दिन तक कार्पस को कंट्रीब्यूट करे, ज्यादा दिन तक सरकार भी कंट्रीब्यूशन देगी, तो एक बड़ा कार्पस इकट्ठा हो, सरकार के पास भी टाइम मिल जाएगा और 5 साल कर्मचारियों को भी मिल जाएगा। जब 5 साल वो एक्स्ट्रा, जिनकी सर्विस लेंथ कम है उनको भी 5 साल एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में जब उनको ज्यादा समय मिलेगा तो ज्यादा कार्पस इकट्ठा होगा, और ज्यादा कार्पस इकट्ठा होगा तो वो सरकार के पास विकल्प के रूप में मिलने के लिए वो अवेलेबल हो जाएगा। और कर्मचारी को ज्यादा और कम से लेना देना नहीं है, उसको गारंटी से मतलब है, बुढ़ापे की चिंता है, वो उसको मिल जाएगी, सॉर्ट आउट हो जाएगा। सरकार का हिस्सा सरकार को वापस चला जाएगा, सरकार अपना रेवेन्यू जनरेट करे, एक पेंशन का फंड बना ले जैसा कि अभी है, वो उसमें टाइम टू टाइम बजट में इससे कुछ हिस्सा निकाले, 10% 15% कुछ बना ले, तो उतना पैसा उस बजट में ऐड करती रहे उस फंड में, तो वो पेंशन का फंड हमेशा बना रहे और जाता रहेगा, उसी में से पैसा, उसी में से सरकार के पास वापस। सर, जब आज ये बात आप कह रहे हैं तो ये हाल फिलहाल में 1-2 दिन पहले आपने वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी से मुलाकात की है, तो इन विषय को क्या आपने वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी के सामने रखा है, और अगर रखा है तो उनकी तरफ से क्या? नहीं, देखिए अभी उनके पास इतना टाइम नहीं था कि इतना लंबा डिस्कशन होता है। मैं बड़ी फ्रैंकली, बड़ी ईमानदारी से बताना चाहूंगा, बड़ी मुश्किल से 2 मिनट की उनसे मुलाकात हो पाई। 2 मिनट में सबसे पहले देखिए, एक मिनिस्टर के पास हजारों लोग आते हैं, अलग अलग डाइवर्सिफाइड फील्ड से आते हैं। किसी का मसला इकोनॉमिक्स से जुड़ा है, किसी का क्षेत्रीय मसला है, कोई कहीं किसी कंपनी का आदमी आ रहा है, मतलब उनके पास मंत्रालय है, स्टेट की जिम्मेदारी है, तो बहुत तरीके के लोग वहां पर आते हैं। तो एक मिनिस्टर के लिए एक मुद्दे पर देखना कि इसमें क्या क्या पेचीदगियां हैं, कैसे सॉर्ट आउट होगा, ये थोड़ा मुश्किल काम होता है। हमने उनसे ये रिक्वेस्ट की है कि जो फाइनेंस सेक्रेटरी साहब, उनके साथ हमारा डेलीगेशन बिठाया जाए, तो हम इस समस्या के निजात के लिए कुछ आवश्यक जो हमारे पास रेजोल्यूशंस हैं उन पर डिस्कशन करें, है ना। वो उनके माध्यम से अगर हो जाएगा तो संभव है कि फाइनेंस सेक्रेटरी इस समस्या को समाधान की तरफ ले जा पाएंगे और लोगों को जो चाहिए वो हक पाए। ये हमने डिस्कशन उनसे किया है, तो उन्होंने कहा ठीक है, हम देखते हैं, हम कोशिश करें। अभी उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम कोशिश करेंगे कि आपकी एक बैठक हो जाए, उस बैठक में पूरा डिस्कशन हो जाए और इसका एक समाधान। सर, जब हाइब्रिड मॉडल की बात की आपने, जैसे यूनिफाइड पेंशन स्कीम को कहा, साल भर पूरे हो गए, साल भर से ऊपर के समय बीत गया, सरकारी कर्मचारियों ने इसको सिरे से नकार दिया। अब ऐसे में आप उन सरकारी कर्मचारियों को कैसे सेटिस्फाइड करके इस हाइब्रिड पुरानी पेंशन के मॉडल पर सहमति ला पाएंगे या सहमत कर पाएंगे कि आप जो है वो बहुत पुरानी पेंशन को छोड़ करके हाइब्रिड पुरानी पेंशन पर आए? ये बड़ा सवाल है। देखिए ये लोगों को ये समझने का फेर है। अभी तो नवंबर में जब आधिकारिक रूप से 8वें पे कमीशन का गठन किया गया, उसमें 9 पॉइंट एजेंडा है वो, जिन पर वो सजेशंस ले रहे हैं, और उसमें 9वां जो पॉइंट है वो पेंशन ही है, डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी है, एनपीएस यूपीएस ओपीएस है, उस पर सुझाव मांगे उन्होंने। हम लोगों के साथ उसमें अभी हमारी 30 मेरे ख्याल से 30 मई को हमारी बैठक हुई, तो हमने उनके साथ ओपीएस पर खुल करके डिस्कशन किया है। दुनिया भर के संगठन है, लोग डिस्कस कर रहे हैं, वो भी रख रहे हैं उस बात को। तो अभी तो ये डिस्कशन के दौर में है। पे कमीशन से बड़ी तो कमेटी बड़ी नहीं होती, कमीशन बड़ा होता है, और वो कमीशन केवल कर्मचारियों के मुद्दों को ही डिस्कस करने के लिए बनाया गया है। तो अभी का जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि सभी कर्मचारी संगठन जिनकी भी पे कमीशन तक अप्रोच है, पहुंच है, वो उसमें इस मुद्दे को रखें, वहां उनको समझाने की कोशिश करें कि कैसे हम ओपीएस बहाल कर सकते। वो उनका तो साफ साफ कहना था, आपके पास कौन सा मॉडल है उसको बताइए। आप ये मत बोलिए कि हु बहू, आप ये बताओ कि आपके पास क्या समाधान है। हु बहू की बात जाने दीजिए, सरकार ने कमेटी बना दी, नहीं हो पाया, बहुत सारे राज्यों ने कमेटी बनाई, नहीं हो पाया, कुछ ना कुछ नया मॉडल लेकर के आए। तो अब आप ये बताओ कि आपके पास ऐसा क्या रिसर्च है कि हम आपके हक को आपको लौटा सकें, बोल करके दिखाइए। तो हमने वो अपना मॉडल डिस्कस किया है, तो वहां पर ये बात निकल करके आई, इट कैन बी अ डिफरेंट टाइप ऑफ हाइब्रिड पेंशन।
इट में भी। तो उसके बाद जब हमने उसका जिक्र किया तो लोगों ने उसे हाइब्रिड पेंशन मॉडल का नाम दे दिया। हमने कभी ये नहीं कहा कि हम एक हाइब्रिड पेंशन मॉडल लेकर के आ रहे हैं, हमने तो वो बताया जो हमने आयोग के सामने डिस्कशन। अब उनको लगा कि हाँ ये एक हाइब्रिड मॉडल जैसा है, उनको लगा, तो उन्होंने इसको दिया। तो वो हमने उसको जब सोशल मीडिया पे आके बताया तो वो सोशल मीडिया पे वायरल हो गया कि एक नया हाइब्रिड मॉडल आ रहा है। तो देखिए, हमें समाधान से मतलब है, उसका नाम क्या है, हाइब्रिड मॉडल है, मोदी मॉडल है ना, गवर्नमेंट मॉडल है या कोई और मॉडल है, हम उससे उसमें नहीं जाएंगे। हमारा मॉडल ये है कि 30 साल की सेवा के आधार पर 50% पेंशन और डियरनेस और कर्मचारी अंशदान की वापसी, बस इतना ही मॉडल है। उसको आप कोई भी नाम कोई भी नाम दे दीजिए। लेकिन सर चुनौती ये भी है कि आप जिस तरीके से बात करें तो आप एक ऐसी पेंशन योजना की बात करें जो समूचे देश भर के सरकारी कर्मचारियों के लिए लाभदायक है, लेकिन राज्य सरकारें भी अपने वोट बैंक और सरकारी कर्मचारियों के दबाव और आंदोलनों के बीच में कई तरह की पेंशन प्रणालियां देश में इन दिनों चल रही हैं। एनपीएस, यूपीएस और ओपीएस की लड़ाई के अलावा जो चल रही है, वन रैंक वन पेंशन भी चल रही है, तमाम तरह की। लेकिन राज्य सरकारें भी अपने तरफ से ला रही है। अभी टैक्स की बात चल ही रही थी, टैक्स शहीद हो गई, तो आपने जो कहा था कि आगे नहीं चल पाएगी, तो इस तरीके से जो राज्य सरकारें भी लेकर के आएंगी तो ये फिर एक होच पोच की स्थिति बनती है। नहीं, होच की स्थिति इसलिए नहीं बनेगी, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट एक प्रॉपर समाधान दे देगा तो राज्य सरकारें भी उसको अपने यहाँ इन्वोल्व कर। देखिए, अगर राज्य सरकारें, तमिलनाडु में भी आंदोलन हुए और केरला में भी आंदोलन हुए, उधर मैं तेलंगाना गया, वहां भी आंदोलन हुए, और भी बहुत सारे राज्यों में आंदोलन हुए, वहाँ के राज्य में चल ही रहा है। और वहाँ की सरकारों ने इस मुद्दे के समाधान करने के लिए अलग अलग तरह से कमेटियां बनाई। लेकिन वो जहां तक पहुंचे, चाहे वो टैप्स पे पहुंचे हो, चाहे वो कैप्स पे पहुंचे हो, चाहे वो आंध्र प्रदेश का एक मॉडल था, क्या नाम था उसका, गारंटीड जीपीएस मॉडल पे पहुंचे हो, वो जहां कहीं भी पहुंचे वो ओपीएस नहीं था, या ओपीएस का 80% भी नहीं था, क्योंकि उससे तो बेहतर यूपीएस है सरकार का। जो मॉडल, चाहे वो टैप्स हो, चाहे वो गैप्स हो, चाहे वो कैप्स हो, इनसे तो बेहतर ऑलरेडी यूपीएस है। तो मेरा कहने का मतलब है कि वो तो वहां तक भी नहीं पहुंचे। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे मॉडल को फॉलो करती है तो उसको राज्य सरकारों के लिए भी उसको अपनाने में कोई बहुत ज्यादा चुनौती होगी। आसानी से उसको अपना सकते हैं, आसानी से उस समाधान पर चल सकते हैं। कुछ राज्यों के लिए ये है विडंबना कि उनके पास रिसोर्सेज की कमी है या फंड की कमी है, तो ऐसे चुनिंदा राज्य हैं, बहुत ज्यादा उनकी संख्या है नहीं। तमिलनाडु जैसे बड़े स्टेट हैं, आंध्र प्रदेश बड़े स्टेट है, महाराष्ट्र बड़े स्टेट है, इनके पास भरपूर मतलब जो है रेवेन्यू सिस्टम है, इनके पास कोई कमी नहीं है। ये तो रोना मतलब जो है, क्यों रोते हैं वो मुझे नहीं पता है, क्योंकि फिर वो पॉलिटिकल हो जाएगा मसला। तो लेकिन मुझे लगता है कि अगर केंद्र सरकार समाधान निकालेगी तो बाकी 28 राज्यों को अलग से समाधान निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी 28 राज्यों को अलग से निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन पेंशन प्रणालियों को लेकर के अब एक नई बहस छिड़ गई है, और वो ये है कि सरकारी कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित कैसे हो। इसमें राज्य सरकारों की तरफ दबाव ये है, जिन्होंने पुरानी पेंशन की बहाली कर, ठीक है, वो भी बजट से जूझ रहे हैं, और उसके बाद भी सरकारी कर्मचारियों की वो मांगे पूरी ही नहीं हो पा रही हैं जिसके लिए ओपीएस लाई गई थी। और सरकारी कर्मचारी इस बात का रो रहे हैं कि हमारे हाथ से एनपीएस भी निकल गया और ओपीएस में भी लाभ नहीं मिल रहा है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। देखिए, कुछ राज्यों ने जो भी फैसले लिए कर्मचारी हित में लिए या पॉलिटिकल अपने एजेंडे को फुलफिल करने के लिए लिए, क्योंकि शायद उनको पता था कि उनकी सरकारें जाने वाली है, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो चाहे वो राजस्थान हो, और ओपीएस बहाल करने के बाद भी वो चले गए, सत्ता से बाहर हो गए। अब उन्होंने चाहे ठीकरा फोड़ने के लिए किया हो। अभी प्रॉब्लम ये है कि छत्तीसगढ़ का मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, वहाँ 50% पेंशन की गारंटी 33 साल की नौकरी के बाद है, और यूपीएस में पेंशन 50% की गारंटी कितना है, 25 साल के बाद है। 8 साल का डिफरेंस ऐसे ही। अब 33 साल तो छत्तीसगढ़ में किसी की नौकरी नहीं हो पा रही। जो पेंशन की लड़ाई जो 1,80,000 लोग लड़ रहे थे, उसमें 90% टीचर्स थे। वो टीचर थे जिन्हें 14-14, 12-12 साल की नौकरी के बाद रेगुलर किया गया था। तो 12-14 साल की तो नौकरी उनकी गैर रेगुलर में निकल गई।
उनको नौकरी बड़ी मुश्किल से 16-17 साल की मिल पा रही है, तो 16-17 साल में तो उनकी 25% ही पेंशन बनेगी छत्तीसगढ़ के कानून के हिसाब से। और जबकि 16-17 साल में अगर यूपीएस में देखो तो 25-35% पेंशन बनेगी। 17 साल में 34% हो गई, 16 साल में 32% पेंशन हो गई। तो एक तरफ 32% है और एक तरफ 25% पेंशन है, तो ये तो 25 से भी कम है, क्योंकि 18 साल पे 25 साल बनेगी जाकर के। तो एक तरफ 14 में रिटायर हो जाएंगे। रिटायर हो जाएंगे। तो ये तो बरगलाने वाली बात हो गई कि एक तरफ पुरानी पेंशन बहाल भी कर दी और मिली किसी को नहीं, ये उस तरह वाली बात हो गई। तो मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई रेजोल्यूशन निकलेगा तो वो सबके लिए बेनिफिशियल, इस पर राज्य सरकारें भी चलेंगी, तो कोई कलेश की स्थिति नहीं आएगी। अभी पे कमीशन गठित किया गया तो असम सरकार ने कहा कि हम भी पे कमीशन गठित कर दें। अरे भाई, आज तक तुम कहाँ थे? सेंट्रल गवर्नमेंट कोई फॉलो कर लो ना, कोई शिकायत थोड़ी रह जाएगी किसी कर्मचारी को। अब गठित करने के नाम पे तुम वाहवाही तो लूट रहे हो, कल को हो सकता है उससे नीचे वाला चीजों को एक्सेप्ट कर लो, फिर तो कलेश पैदा होगा, बजाय खत्म होने की कलेश शुरू हो जाए। तो इस तरह की जो प्रैक्टिस है सरकारों की, वो नहीं होनी चाहिए, और ये प्रैक्टिस लोगों को गुमराह करने वाली प्रैक्टिस है। केरल चल रहा है आगे, अगर आपको गठित ही करना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट से बेहतर दे के दिखाओ। केरल सरकार के यहाँ मिनिमम वेज 21,000 है, सेंट्रल गवर्नमेंट में 18,000 है। एग्जाम्पल तो तब सेट होगा जब आप सेंट्रल गवर्नमेंट से बेहतर करो। बेहतर नहीं करना है तो अलग से पे कमीशन क्यों गठित कर रहे हो? अपने लोगों के लिए चीजों को डिले करने की ये प्रैक्टिस है। आप बोलोगे हमने पे कमीशन अलग से गठित कर रखा है, हमारे पे कमीशन की जब रिपोर्ट आएगी जो आएगी हम उसके आधार पर देंगे पेंशन। अभी लोग खुश है, कल को गालियां देंगे, क्योंकि उनको पता है आप उनसे बेहतर नहीं दोगे। बेहतर देने की संभावना बहुत कम है, खराब देने की संभावना ज्यादा। अब सर और आगे इस प्रश्नों को बढ़ाते हैं, और ये है कि मानसून सत्र आने वाला है। मानसून सत्र से पहले क्या पुरानी पेंशन को लेकर के कोई बड़ा आंदोलन? क्योंकि जब पिछला हमने आपका साक्षात्कार किया था तो आपने कहा था कि हम आंदोलन करेंगे जी। और अगर हमारी बातों को प्राथमिकता के आधार पर नहीं सुना गया तो हम आंदोलन के रास्ते पर अब आगे बढ़ेंगे। जी। तो टेट के साथ ही पुरानी पेंशन चलेगा या पुरानी पेंशन का आंदोलन और टेट नहीं, अलग अलग? टेट और पुरानी पेंशन साथ ही चलेंगे, अलग अलग नहीं चलेंगे। अलग अलग नहीं चलेंगे क्योंकि जितने भी चाहे आंदोलनकारी हो, जितने भी रामलीला मैदान तक हो आते, या चाहे मतलब जंतर मंतर जाते हो या कहीं भी आंदोलन करते हैं, उनमें 90 से 95% शिक्षक ही आते हैं। ये आंदोलन ही शिक्षकों के कंधों पे चल रहा है। 10% के आसपास बाकी लोग रहते हैं। तो शिक्षकों का जब नौकरी बचेगी तब पेंशन की लड़ाई लड़ेंगे। तो इसलिए ये जरूरी है कि शिक्षकों के कंधों पर अगर कोई आंदोलन चल रहा है तो शिक्षकों के मुद्दों को छोड़ा नहीं जाए, वो मुद्दा प्रायोरिटी पे है। तो इस आंदोलन में टेट और ओपीएस यही दो मेन मुद्दे। तो अब ये जो आपने प्राथमिकता तय कर दी है, और आपने जैसे कि पहले भी बताया कि हम बहुत बड़े लेवल पर आंदोलन करने वाले, तो हूबहू पुरानी पेंशन वाला जो वर्ग है, जो तमाम तरह के हमें किसी वर्ग से लेना देना नहीं है। अपनी ढपली अपना राग लोग अलापते रहेंगे। देखिए, बहुत सारे लोगों का काम क्या है पता ना, जब तक मुद्दा रहेगा तब तक धंधा रहेगा। बहुत सारे नेताओं का ये काम है, तो वो हु बहू टू बहू सु बहू चिल्लाते रहेंगे। वो समझ गए ना? देखिए, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट में बहुत सारे लोग रिटायर हो चुके हैं, बहुत सारे, और उनको 200-300 रुपए की पेंशन मिल रही थी। बहुत सारे लोग रिटायर होकर के मर भी गए। तो हमारे लिए बहुत सारे लोग रिटायर हो चुके हैं, बहुत सारे लोग 2-4 महीने में रिटायर हो जाएंगे। हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि उन्हें पहले 200-300 रुपए से बढ़ा करके 10-15 हजार पे लाना। अगर वो 25,000 पे नहीं पहुंच रहे तो 200-300 रुपए में उनको नहीं छोड़ा जा सकता। सबसे ज्यादा जरूरी है कि वो कम से कम 15,000 20,000 उनको पेंशन मिले, तो पहले उनका खाना दाना पानी चले। ये नहीं कि खाएंगे तो पूरा 56 भोग ही खाएंगे, नहीं शुगर की दवाई तो आ जाएगी। हाँ, तो वो हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है। जिसको किसी की लाश पे राजनीति करनी, वो लाश पे करेगा। हमें लोगों की खुशी के लिए करने का कि अगर हम 56 भोग उन्हें नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन भरपेट खाना तो मिले उन्हें, पहले 56 भोग बाद में देखेंगे। तो हमारा तरीका ये है, जिनको लास्ट पे, जिनको चंदे के धंधे के लिए राजनीति करनी है, तो अपना हु बहू छू बहू कुछ न कुछ चलाते रहेंगे। अभी वो फिर चुनाव में जाएंगे, फिर बोलेंगे मुझे ये बना दो तो हम पुरानी पेंशन बहाल कराएंगे। तो उनके पास 50 बहाने हैं, समझ गए? तो उनकी तो हम बात ही नहीं करेंगे, उनकी क्या ही बात करनी है। अब प्राथमिकताओं पर तो सरकारी शिक्षकों की बातें चल ही रही है, चाहे पेंशन को लेकर के लेकर के हो। एक चीज और अब साफ करने की, क्या अब ऐसा नहीं हो सकता कि इन मुद्दों को लेकर के पहले आप लोग
और जो आपके संगठन के लोग हैं वो सबसे पहले अपने यहाँ के स्थानीय सांसदों से मिले और फिर उनके जरिए इस मुद्दे को संसद में भी उठाएं और आप लोग सड़क पर भी संघर्ष करें। क्या इस तरीके की रणनीति पर भी काम हो रहा है? हाँ, देखिए अभी लोग मिल रहे हैं, अभी हमने भी कुछ मुलाकातें की हैं और कोशिश रहेगी कि संसद के सत्र में इस मुद्दे को सरकार की तरफ उठाया जाए। सरकार खुद इस मुद्दे को उठाए। पिछली बार विपक्ष ने इस पर बाइकाट भी किया था, अगर आपको याद हो 20-30 सांसदों ने इस पर जो है बाइकाट किया था, तो सदन से वो जो है बहिर्गमन कर दिया था। तो अब इस बार चाहते हैं कि सरकार खुद इस मुद्दे पर बोले और सरकार कर्मचारियों के लिए, शिक्षकों के लिए समाधान लेकर के आए। नहीं आती है, आंदोलन तब किया जाएगा। उससे पहले संसद के सत्र से पहले हम लोग एक बैठक करेंगे, उसमें सारे लोग इकट्ठे होंगे और हमारी जो दलील रहेगी वो यही रहेगी कि सबसे पहले इन तक मैसेज पहुंचाओ सरकार तक कि आपने वादा किया था, आपने कमिटमेंट किया था, आप उस कमिटमेंट को पूरा करिए। हमें आपके इस सत्र में भरोसा है कि आप हमारे अपने कमिटमेंट को पूरा करेंगे। हमारे लोगों ने साथ दिया है आपका, आपकी सरकार बनी है ना, जहाँ बहुप्रतीक्षित सरकार, जहाँ लोगों को विश्वास नहीं था। तो अब कम से कम आप भी अपने वादे पर खड़े उतरो। खड़े उतरोगे तो चीजें मतलब जो है बिना संघर्ष के स्मूथली आगे बढ़े। और अभी उससे पहले सरकार मतलब मानसून सत्र से पहले हम बैठक करेंगे, उसमें पूरे देश के लीडर्स को बुलाएंगे। कोशिश हमारी यही होगी सब लोग आए और बैठ के बात करें। वहां कोई मुखिया एक नहीं होगा, वहाँ सारे मुखिया होंगे, सारे लोग बैठ करके बात करेंगे, सभी अध्यक्ष होंगे, उनको बैठे बातचीत करें और कैसे इस आंदोलन को आगे बढ़ाया जाए, क्या कब बढ़ाया जाए, कब किया जाए, एकीकृत रूप में किया जाए, इस पर चर्चा करेंगे, तब फैसला हम लोग सुनाएंगे। जब आप एकीकृत की बात करें तो अभी तक कितने कर्मचारी संगठनों ने आपके इस रणनीति हमारे पर साथ सहमति जता दी? देखिए मैं क्योंकि एज बीइंग अ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई, मैं पहले अभी सेंट्रल की बात करूंगा, केंद्र शासित प्रदेशों की बात करूंगा। लगभग सभी केंद्र शासित प्रदेश और दिल्ली और जम्मू कश्मीर और मध्य प्रदेश और तमाम उत्तर प्रदेश के शिक्षक संगठनों के मुखिया जिनसे हमारी बातचीत हुई है, उनका भी यही मानना है कि हम जो बात कह रहे हैं वो बात सही है। अभी कुछ लोग अपना ईगो को छोड़ करके नहीं आ पा रहे हैं, वो एक अलग मसला है, लेकिन जो बात सही है उसको तो सभी सही कहे। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जून के लास्ट में, जुलाई के शुरुआत में वो बैठक हो जाए। अगर वो बैठक सफल हो जाती है तो आप समझ लीजिए कि हिंदुस्तान में एक ऐसा आंदोलन देखने को मिलेगा जो 75 साल, 20 साल, 30 साल पहले हुआ होगा। 1975 के दशक का आपको एक आंदोलन देख सकता है। अब सीधा सवाल एक और, दो टूक सवाल मेरा ये है, अगर सरकार आंदोलन के बाद, क्योंकि आप लोगों का ये कोई पहला आंदोलन थोड़ी है, क्योंकि 10-15 आंदोलन तो मुझे कवर करते हो गया दिल्ली में, और उसके बाद और आपने कहा कोई भी आंदोलन छोटा तो नहीं रहा नहीं है। रामलीला मैदान भी आपने भरा, जंतर मंतर भी आपने भरा और कई बार पुलिस के आप भीड़े भी। अब सवाल यह है कि इस आंदोलन के बाद भी अगर सरकारें नहीं सुनती तो क्या फिर राष्ट्रव्यापी हड़ताल भी कर सकते हैं? बिल्कुल करेंगे, राष्ट्रव्यापी हड़ताल होगी, हर जगह होगी, केंद्र में भी होगी, केंद्र शासित प्रदेशों में भी होगी और राज्यों में भी होगी। सारे नेता एक प्लेटफार्म पर आ जाएंगे, फिर राष्ट्रव्यापी हड़ताल भी हो जाएगी। तभी हो ही पाएगी, उससे पहले हो ही नहीं पाएगी। एक करेगा दूसरा नहीं जाएगा, तभी हो पाएगी। और इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि सबका पहले यूनाइट होना चाहिए, सब लोग पहले एक हो जाए। कोई तो पहल करेगा ना, अब कोई फेडरेशन बना लेगा, कोई फेडरेशन बना लेगा, ऐसे तो एक करेगा 9 नवंबर को, एक करेगा 21 नवंबर को, एक करेगा 14 नवंबर को, एक करेगा जनवरी में, एक करेगा फरवरी में। फिर अब ऐसे मजा नहीं आएगा। अब ताकत दिखानी है 25 लाख लोगों की, तो परिवार सहित लोग आए, यहाँ 25 लाख लोग जुटे हैं दिल्ली, हम उस पर प्लान। और मतलब एक एक्सरसाइज ही है, अब ये एक्सरसाइज है। कोशिश कर रहे हैं कि 90% लोग अगर एक साथ आ जाते हैं। देखिए पूरा हिंदुस्तान तो आजादी की लड़ाई में भी एक बैनर तले नहीं आया, उससे बड़ी कोई लड़ाई नहीं हो सकती है। गरम दल अलग रहा, नरम दल अलग रहा, धर्म दल अलग रहा, सब तमाम तरह के दल थे, तमाम तरह की पार्टियों के नेतृत्व में लोग लड़ रहे थे, लेकिन 90% लोगों को एक किया जा सकता है और एक बड़ा मोर्चा तैयार किया जा सकता है। हम उस बड़े मोर्चे की बात, 100% की तो हम बात ही नहीं करते, लेकिन 90% भी वो 100% से ज्यादा पावर। जी बिल्कुल। तो जिस तरीके से डॉक्टर पटेल बता रहे थे कि ये स्थितियां बन रही हैं, यानी कि कुल मिलाकर के नवंबर से जो आंदोलन का पहल शुरू हुआ था और उसके बाद से थोड़ा सा विराम लगा गर्मी के महीने में और तमाम तरह के काम भी शिक्षकों के पास थे, लेकिन अब फिर से जुलाई से लेकर के अगस्त के बीच में सरकारी शिक्षकों का न सिर्फ आंदोलन का एक्सरसाइज होगा, बल्कि आंदोलन की रूपरेखा और रणनीति बन के तैयार हो चुकी होगी और उसके बाद
आगे एक बहुत व्यापक आंदोलन अगस्त के अंतिम समय तक हो सकता है और उसके बाद हड़ताल पर भी जा सकते हैं। तो फिलहाल नवोदित भास्कर में आपको इस साक्षात्कार को लेकर के कोई अगर प्रश्न है तो आप उसको नीचे लिख भेजिए, और अगर आपका ये लगता है कि कोई सुझाव है तो उसको भी लिख दीजिए आप। और इसके अलावा आप आंदोलन के लिए कितने तैयार हो वो भी लिखिए, सब कुछ लिखिए, क्योंकि कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। और इन सब के बीच में अगर आपका कोई प्रश्न छूट गया है, हमने सभी प्रश्नों को लिया है सर, लेकिन फिर भी अगर कोई प्रश्न छूट गया है तो आप उसको लिख भेजिए हमारे पास। और इसके बाद अगर वो जो प्रश्न होंगे तो हम सर से साथ साझा करेंगे। सर आपने व्यस्तता में से और हमारे दिन का थैंक यू। आप हमें ऑप्शन मत दो, ऑप्शन तो हम देंगे ना आपको। हम विकल्प दे रहे हैं, एक पेंशन का फंड बना ले जैसा कि अभी है। वहाँ जो पॉइंट है वो पेंशन ही है, डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी है, एनपीएस यूपीएस ओपीएस है। उस पर सुझाव मांगे, उनके साथ ओपीएस पर खुल करके डिस्कशन किया है।